आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली भी खेल चुके होंगे। तो अब होली आपकी हो चुकी है तो अब अपनी तैयारी में लगते हैं। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी हिंदी 2016 के हम 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज बाकी के क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। होली के साथ साथ हमें अपनी तैयारी को भी निरंतर रखना है, इसलिए होली के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये क्लास कैसी रहेगी। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक जो विष्णु प्रभाकर जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक माने जाते हैं। और आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी का जो है वो वर्णन किया गया है। इस प्रश्न को अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। तो निर्धन सी आई तुम में जो है वो एक उपमा अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्धन का धन में जो है उपमान है और तुम में जो है उपमेय है और सी जो है एक वाचक शब्द है और यहाँ पर साधारण धर्म का जो है लोप किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इन पंक्तियों में जो है वो दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और दोहा जो है एक अर्ध सम छंद माना जाता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि करते अवसेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद जो है माना जाता है। तो करते अवसेक पयोद बलहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की। उक्त पंक्तियों में जो है उल्लाला छंद का उदाहरण है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा के कई ने सक्रोध दूर हट दूर अरी निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्तियों में जो है वो सक्रोध का वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार यहाँ पर रौद्र रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो उपयुक्त पंक्ति में जो है जो रस माना गया है वो एक भक्ति रस माना गया है। गोस्वामी जी ने भक्ति रस को जो है स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो चंद्रमुख में जो है वो कर्मधारय समास माना गया है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया है चंद्र के समान मुख। तो जहाँ विषय विशेषण की बात की जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। जहाँ पर
पहली संख्या संख्यावाची दिखाई जाती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, और जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहती हुई यों उतरा के नेत्र से जल भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का हुआ है, प्रयोग किया गया है। जहाँ पर जानो मानो, जैसे मानो जानो जनू आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है वो रूपक अलंकार माना जाता है। जब उपमान में उपमेय का अभेद आरोपित किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में जो है वो एक चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद माना जाता है और इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो है वियोग की बात की गई है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, तो मतलब जब से कृष्ण जी हमको छोड़ कर गए हैं तब से हमारे नैन निस दिन बरसात करते रहते हैं। तो यहाँ पर वियोग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यशोदा हरि पाल नो जुलावे, हल रावे दुल रावे मल्हावे, जोय सोए कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में जो है एक बातलस रस माना गया है। सूरदास जी को जो है वो बातलस रस का सम्राट कहा गया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो लिपि नहीं है? तो इनमें से जो लिपि नहीं है, अंग्रेजी जो है वो एक लिपि नहीं मानी जाती है, जबकि अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अंग्रेजी लिपि नहीं हो भाषा है, इसकी लिपि का नाम रोमन लिपि है, अरबी उर्दू की लिपि है, गुरमुखी पंजाबी की लिपि है, देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है, संस्कृत मराठी आदि जो हैं वो भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो सत प्लस जन जो है वो जन का संधि विच्छेद होगा। यह जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्याचार शब्द में जो है वो यड़ संधि मानी जाती है। यति प्लस आचार, जहाँ पर या रा ला वा से पहले आधा वर्ड आए वहाँ पर यड़ संधि जो है मानी जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर दक्षिण में जो है वो द्वंद्व समास माना जाता है। जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर पहला वर्ण जो संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विगुवाची होता है और द्विगु समास होता है, सॉरी। और जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। और जहाँ दोनों पदों के अलावा अन्य किसी पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुप्रिय समास जो है माना जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम आतुर शब्द में कौन सा समास नहीं है। प्रेम आतुर शब्द में जो है कौन सा समास नहीं है? यह शब्द जो है फाल्स माना जाता है। इसमें इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि राम कृष्णों में कौन सा समास है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में जो है वो द्वंद्व समास माना गया है, राम और कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता है इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृढ़ मुक्त शब्द में कौन सा समास है। दृढ़ मुक्त में जो समास माना जाता है वो दृढ़ से मुक्त होना जो है वो अपादान तत्पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतक अपभ्रंश में हुआ है। ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस प्राकृतक अपभ्रंश में हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ है। तो इससे संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। विवरण निम्न प्रकार है। तो सौरसेनी में एक आती है पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी भी आती है, खस या पहाड़ी। इन तीनों का विकास जो है वो सौरसेनी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। यह 5 भाषाएं जो हैं, बोलियां जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। जबकि राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी। आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यह जो है डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। खस और पहाड़ी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली जो है वो खस या पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली बोलियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा जो है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र माना जाता है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर आदि जो हैं यह सभी ब्रज भाषा के क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि अवधी जो है, अवधी क्षेत्र अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ जो है वो अवधी के क्षेत्र माने जाते हैं। और खड़ी बोली के क्षेत्र हैं बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद जो हैं यह खड़ी बोली के क्षेत्र माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो मुंडा भाषा का जो परिवार क्षेत्र जो माना जाता है वह छोटा नागपुर को मुंडा भाषा का परिवार क्षेत्र जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता जो मिली थी वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। जो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, या 24 अक्टूबर 1949 दिया गया है, जबकि यहाँ पर 14 सितंबर 1955 दिया गया है। तो हिंदी को जो राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली थी वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो वह अवधी का जो है वो बिहारी बोली से संबंध नहीं माना जाता है, जबकि मैगी, मगही, मैथिली, भोजपुरी का जो संबंध है वो बिहारी हिंदी से माना जाता है। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ था वो मागधी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मगही किस प्रदेश की बोली है। मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही जो है वो बिहार प्रदेश की बोली जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मण से माना जाता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि ब्राह्मण का विकास जो है वो सिंधी से हुआ था। पैसाची का विकास पंजाबी, मागधी से भोजपुरी, मगही, मैथिली का हुआ था। अर्ध मागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ का बहुते जो हिंदी बाके हूँ, यह काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। तो यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो अवधी में रचित हैं, जो कि नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो अघोष ध्वनि है। तो पा और फा जो है इनमें से जो अघोष ध्वनि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है। तो इसमें से जो नीलकंठ जो शब्द माना गया है तो योग रूढ़ माना जाता है। कौन सा नीलकंठ जो है वो योग रूढ़ शब्द माना गया है। तो योग शब्द का रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका सार्थिक कोई खंड नहीं होता है। जिनका सार्थिक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। योग रूढ़ शब्द जो हैं जो शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन परंतु किसी अन्य विशेष का वो बोध कराते हैं तो वो योग रूढ़ कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक ने इस पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अशोक यहाँ पर कौन है, कर्ता है। तो अशोक ने कौन सा कारक पढ़ा। तो यहाँ पर जो है वो कर्ता कारक माना जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर खटमल शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द माना गया है, जबकि डिबिया, दात्री, जीव जो है ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन है, तो कविताएं जो हैं वो कविता का बहुवचन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव वेसड़ा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीव वेसड़ा का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पर होगा जीव प्लस एसड़ा जो है, जीव एसड़ा का सही संधि विच्छेद जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सा हस्तैन खादती में कौन सा कारक है। सा हस्तैन खादती में जो है वो करण कारक माना जाता है। हस्तैन में जो है तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति जो है वो करण कारक में मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति मानी जाती है, तो कविता के मर्म में जो है वो षष्ठी विभक्ति जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर माना जाता है। तो इनमें से जो है वो आ जो है वो पश्च स्वर माना जाता है, जबकि ई आ जो है ये अग्र स्वर माने जाते हैं। छोटा आ जो है मध्य स्वर है और ई जो है वो अग्र स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है, तो यहाँ पर चा जो है वो एक तालव्य ध्वनि मानी जाती है, क्योंकि चा छा जा झाएँ यह तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। का खा गा घाएँ यह कंठ ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर जो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान माना जाता है तो वह तालव्य माना जाता है, क्योंकि चा छा जा जा यह तालव्य ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो इस वाक्य में जो प्राण जो है वो सदैव जो हैं वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल इत्यादि जो हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो यहाँ पर घर से में जो है अपादान कारक माना जाएगा, क्योंकि रामू घर से निकला जब अलग होने की स्थिति में जो है वो अपादान कारक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गठरी शब्द है। गठरी शब्द है, तो गठरी जो है वो कैसा शब्द माना जाता है। तो गठरी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या जो है एक संयुक्त व्यंजन ध्वनि मानी गई है, जबकि चा जो है वो द्वत्वत्त व्यंजन ध्वनि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक से दो ही तत्वों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, तो वाक्य का जो है शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप दिए गए वाक्यों में से मैं सादर नमस्कार करता हूँ। कैसे? मैं सादर नमस्कार करता हूँ, यह जो है एक शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो हर्ष शब्द का जो विलोम माना जाता है, विषाद जो है वो हर्ष का विलोम शब्द माना जाता है, जबकि खुशी का दुख माना जाता है, और नीरव का विलोम जो है रव माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द होगा, उसे संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। तो इनमें से जो देशज शब्द माना गया है, तो यह खिड़की जो है वो एक देशज शब्द माना गया है। लोटा, केला, चाट, पगड़ी, जूता, हिनहिनाना आदि जो है वो देशज शब्द माने जाते हैं, जबकि कालीन जो है वो तुर्की शब्द माना गया है। और रेल। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से एक मोक्ष का जो पर्यायवाची माना जाता है, तो निर्वाण जो है वो एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द माना गया है। मुक्ति, पर, धाम, केवलव्य, अपवर्ग इत्यादि जो हैं वो मोक्ष के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थ क्या है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थ क्या है। तो चर्म शब्द का जो समभिन्नार्थ माना जाता है, तो चरम जो है चर्म का समभिन्नार्थ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तो दोष था, उस पर दूसरा दोष लग जाना सही कहावत होगी। तो एक तो दोष था ही, लेकिन उस पर दूसरा दोष लग जाने का जो मतलब होता है कि एक तो करेले दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, जो है एक दोष तो है लेकिन उस पर दूसरा दोष भी लग गया, इसका अर्थ यह माना जाता है। अगला प्रश्न कुछ देखते हैं कि अधजल गगरी झलकत जाए का मतलब जो होता है कि ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा। जिसे कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है, और जो अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं उन्हें दिखावे की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को जो है, इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब है अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया करना, जो है वो छोटा मुंह बड़ी बात कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गागर में सागर भरना
मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना जो है वो मुहावरे का अर्थ जो है वो थोड़े में बहुत कुछ कहना जो है गागर में सागर भरने के जैसा होता है। तो जो बिहारी जी के दोहे थे वो गागर में सागर भरने वाले थे, क्योंकि वह बहुत थोड़े से ही बहुत कुछ कह देते थे। इसी के आधार पर उन्होंने मात्र एक रचना करके ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक में मिलाने का जो मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है तो नष्ट कर देना होता है। क्या होता है? खाक में मिलाने का जो अर्थ होता है वो नष्ट कर देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो मालती माधव जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। भवभूति ने कुल 3 नाटकों की रचना की थी। महावीर चरितम, उत्तरा रामचरितम, मालती माधवम। मालती माधव 10 अंकों का एक प्रकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। 10 कुमार चरितम जो है वो एक दंडी की रचना मानी जाती है। दंडी जो है वो 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं, जबकि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और आदि कई रचनाएं मानी जाती हैं। उत्तरा रामचरित के जो लेखक हैं वो भवभूति माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नैषधि चरितम किसकी रचना है। नैषधि चरितम जो है वो किसकी रचना है? तो नैषधि चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना माघ की है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है माघ की मानी जाती है? तो शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना मानी जाती है। और माघ को जो है वो घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से? माघ जो है वो घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। शिशुपाल वधम में जो है वो 20 सर्ग माने जाते हैं। इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है, जबकि क्राता अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना मानी जाती है। और मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है। और 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सज्जन पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा कि सज्जन पाप से घृणा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। तो रामेण सह सीता वनम गच्छति का जो हिंदी अनुवाद है कि राम के साथ सीता वन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं तो इनमें से कालिदास की जो दूसरी रचना कौन सी मानी जाती है। तो इनमें जो कालिदास की जो दूसरी रचना मानी जाती है तो वह कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है, जिसमें से कोई भी नहीं है। इनके संबंध में देखते हैं तो इनकी जो रचनाओं का क्रम है कि ऋतु संगार जो है इनकी पहली रचना है। फिर कुमार संभव, ऋतु संगार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, रघुवंशन, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह जो है इनकी रचनाओं का क्रम माना
जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है। तो रामः रावणम ममार में जो है कौन सा लकार माना गया है। तो यहाँ पर जो है वो लिट लकार, यहाँ पर जो है वो लिट लकार माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो मति शब्द रूप में जो है वो प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इदं रमेशस्य पुस्तकम् अस्ति। इदं रमेशस्य पुस्तकम् अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इदं रमेशस्य पुस्तकम् अस्ति का जो हिंदी अनुवाद है यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालका गच्छन्ति अस्ति का जो हिंदी अनुवाद होगा कि बालका जा रही है, यह बालका गच्छन्ति अस्ति का जो है हिंदी अनुवाद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है। तो ब्राह्मण पत्र के जो संस्थापक संपादक का जो नाम माना जाता है तो वह प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। ब्राह्मण जो पत्रिका है वो इलाहाबाद से ब्राह्मण जो पत्रिका है वो कानपुर से प्रकाशित होती थी और यह 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका हैं कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र, मैगनीज, बाला बोधनी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका मानी जाती हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका मानी जाती है, जो कि 1877 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और मदन मोहन मालवीय जी की जो पत्रिका है अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका मानी जाती है। तो आपके 2016 का जो पेपर है वो आज पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह क्लास कैसी रही, हमें सही रही या ख़राब रही, जैसी भी है कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई कमी होगी तो हम जिससे आगे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।